Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th और ये आपके फर्स्ट प्राइड बुक के चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इस स्टोरी में 3 स्टोरीज दी गई हैं जिसका फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसके राइटर है लूसियो रॉड्रिग्स और इस स्टोरी में राइटर हमें गोवा के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली इस ग्लिम्सेस का मतलब है झलक। तो राइटर हमें ऐसे इंडिया के 3 जगहों की झलक के बारे में बता रहे हैं, 3 जगहों को बारे में बता रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। और इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है कुर्ग जो एक कर्नाटक का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके राइटर है लोकेश एब्रॉल और इसमें लोकेश एब्रॉल हमें कुर्ग के बारे में बताएंगे। और थर्ड है टी फ्रॉम असम जिसमें अरूप कुमार दत्ता राइटर है और ये हमें असम के बारे में बताएंगे। सो बिफोर यू read she is giving some activity part discuss in your class। मैं इस क्वेश्चंस के हिंदी बता देता हूँ, आप इसको क्लास में डिस्कस करना। फर्स्ट है व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। जब आप हमारे देश के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में किन लोगों की तस्वीर आती है या किन जगहों की तस्वीर आती है। तो फर्स्ट में ये करना है। सेकंड है व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड। इंडिया के किस पार्ट में आप रहते हो और किस पार्ट को विजिट कर चुके हो। और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। क्या आप कोई पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम बता सकते हो। एंड थर्ड क्वेश्चन इज यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश द डच एंड द फ्रेंच एंड द पोर्तुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो राइटर कह रहे हैं हमें कि शायद आप जानते होंगे कि ब्रिटिश के अलावा हमारे इंडियन हिस्ट्री में और भी बहुत सारे रूलर्स जो हैं वो बहुत मेन रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि वो है डच, पोर्तुगीज़ और फ्रेंच। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंसेस। तो क्या आप बता सकते हो कि इंडिया के किस पार्ट में फ्रेंच और किस पार्ट में पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस देखा जाता है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी। इंडिया के कौन से पार्ट में टी का और कौन से पार्ट में कॉफ़ी का खेती होता है। तो हम इस चैप्टर में आते हैं, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें राइटर हमें गोवा के ट्रेडिशनल बेकर्स की स्टोरी बता रहे हैं। This is a pen portrait of traditional Gaon village baker who still has an important place in his society। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेन से लिखी हुई, इस तरह से डिटेल डिस्क्राइब करना, इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन देना कि जिसको पढ़ के या जिसको सुनकर आपके माइंड में उसको आप विजुअलाइज कर सको, आप उसकी तस्वीर को विजुअलाइज कर सको, तो उसको कहते हैं पेन पोर्ट्रेट। तो राइटर ने इस स्टोरी को इस तरह से लिखा है कि जिसको पढ़ के आप उसको इमेजिन कर पाओगे कि कैसे पोर्तुगीज़ गोवा में आए थे, कैसे उनकी बेकरी की प्रोडक्ट्स अभी भी गोवा में इतनी फेमस है। राइटर वही कह रहे हैं ये एक पेन पोर्ट्रेट है जो ट्रेडिशनल बेकर की है, जो अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है गोवा की सोसाइटी में। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। Reminiscing का मतलब यहाँ पे है remembering, याद करना या फिर memorizing। Nostalgically का मतलब है thinking fondly of the past, बीते हुए दिनों के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचना। और यहाँ पे आवर एल्डर्स राइटर के एल्डर्स को रेफर कर रहा है। तो राइटर कह रहे हैं कि हमारे एल्डर्स बहुत ही ध्यान से उन पोर्तुगीज़ के
गुड दिनों के बारे में सोचते हैं, उन पोर्तुगीज़ के अच्छे दिनों के बारे में सोच रहे हैं जब गोवा में पोर्तुगीज़ आए थे। गोवा में पोर्तुगीज़ 1510 में आए थे, ये आपको याद रखना है। और उनकी फेमस डिशेस थी कुछ जिसमें ब्रेड की बनी हुई या बेकरी की बनी हुई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लाइक करते थे गोवा के लोग, अभी भी लाइक करते हैं। और ये दिया हुआ है पोर्तुगीज़ का, जो 1510 में आए थे गोवा में। तो राइटर के एल्डर्स बहुत ही ध्यान से उन दिनों को याद करते हैं, उन पोर्तुगीज डेज को याद करते हैं और उनकी फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को भी याद करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but makers are still there. अब यहाँ पे those eaters उन्हीं पोर्तुगीज़ के बारे में कहा जा रहा है जो अब गोवा के विलेज में नहीं हैं। तो राइटर हमें बता रहे हैं कि वो ईटर्स जो शायद अब नहीं हैं, वैनिश हो चुके हैं, मतलब गोवा से जा चुके हैं, लेकिन वो बेकर्स अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। We still have amongst us the mixtures, the molders and those who bakes the loaves. तो राइटर यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि आज भी वहाँ पे मिक्सचर्स हैं। जैसे कि ब्रेड बनाने के लिए हम लोग को 3 स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले डो को मिक्स करना होता है मिक्सर में, फिर उसको मोल्डर्स में डाल के उसको जिस शेप की ब्रेड चाहिए होती है उस शेप को देना होता है, और फिर हम उस लोव्स ऑफ ब्रेड, उस ब्रेड के टुकड़े को बेक करते हैं, मतलब पकाते हैं। तो ये 3 स्टेप होता है हम लोग को ब्रेड बनाने के लिए, जो आज भी गोवा के विलेज में देखा जाता है। ये 3 मिक्सचर्स, मोल्डर्स और बेकर्स। तो राइटर हमें इसमें ये बता रहे हैं कि बहुत टाइम हो गए हैं पोर्तुगीज़ को गए हुए, लेकिन उनके बनाए हुए ब्रेड आज भी कितना ज़्यादा फेमस है गोवा के विलेज में कि उससे बनाने के लिए हर चीज़, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ अभी भी वहाँ देखी जाती है। कितने फेमस है वहाँ की ब्रेड। Those age old time tested furnaces still exist। अब furnaces का मतलब होता है भट्टी, जिसमें हम ब्रेड को बनाते हैं। The fire in the furnaces has not yet been extinguished। तो राइटर हमें ये बता रहे हैं कि उन दिनों की बनाए हुए भट्टियाँ, जो चूल्हे हैं जिसमें ब्रेड को बनाया जाता है, वो आज भी वहाँ पे हैं। और उन फर्नेसेस में, उन भट्टियों में आज भी आग जलते हैं, मतलब वहाँ आज भी ब्रेड बनाई जाती है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू। थर्ड का मतलब होता है, थर्ड और जिंगल का मतलब होता है खनक। इसका मतलब आवाज़, साउंड को थर्ड एंड जिंगल कह रहा है। तो राइटर कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल बेकर के बैम्बू की थर्ड, उनकी आवाज़, उनकी खनक, हराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। हराल्डिंग का मतलब था अनाउंसिंग। जो उनकी बांस की लकड़ी है, जो डंडा है, उसकी आवाज़ से ये पता चलता है मॉर्निंग में कि बेकर्स आ रहा है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। जो गोवा के कुछ जगहों पे आज भी सुना जाता है। आज भी इसी तरह से बेकर्स आते हैं अपनी बांस से आवाज़ करते हुए, उससे एक म्यूज़िक का साउंड प्रोड्यूस करते हुए। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। अब मैं आपको बता दूं, ये फैमिली प्रोफेशन होता है कि इस तरह का प्रोफेशन जिसमें पहले तो उसके फादर कर रहे हैं, फिर बाद में उसी के प्रोफेशन को, वही सेम चीज़ उसके सन कर रहे हैं, फिर वही सेम चीज़ उसके सन कर रहे हैं, फिर वही सेम चीज़ उसके सन कर रहे हैं। तो इस तरह से चलने वाली प्रोफेशन को कहा जाता है फैमिली प्रोफेशन। तो राइटर हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि उन बेकर्स के फादर अब अलाइव नहीं हो, अब जीवित नहीं हो, लेकिन वही प्रोफेशन को उसके सन आज भी चला रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे बेकर्स गोवा में नहीं हैं, लेकिन उनकी बेकरी का काम अभी भी उनके बेटे चला रहे हैं। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा। अब ये पैडर एक पोर्तुगीज़ वर्ड है, इसको इंग्लिश में बेकर कहा जाता है। बेकर को ही पोर्तुगीज़ में पैडर कहा जाता है। तो राइटर हमें बता रहे हैं कि इन बेकर्स को यहाँ गोवा में, इवन टुडे, मतलब यहाँ गोवा में आज भी पैडर के नाम से जाना जाता है।
ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो अब राइटर यहाँ पे अपने पास्ट के दिनों को बता रहे हैं, अपने चाइल्डहुड के दिनों को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम लोग गोवा में थे, जब हम लोग छोटे थे, गोवा में रहते थे। द बेकर यूज टू, तब जब हम गोवा में रहते थे तो बेकर हमारा दोस्त हुआ करता था, हमारा साथी हुआ करता था और हमारा मार्गदर्शक हुआ करता था। वो हमें गाइड करता था। तो इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे बेकर से राइटर अपने बचपन के दिनों में। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। अब यहाँ पे ही बेकर को रेफर कर रहा है, कह रहा है कि वह दिन में कम से कम 2 बार तो आ जाया करता था। मतलब बेकर्स दिन में 2 बार आ जाया करता था। Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge bucket. तो राइटर हमें बता रहे कि 2 बार कैसे आया करता था बचपन के दिनों में। राइटर के बचपन के दिनों में एक तो तब आता था जब वो सेलिंग राउंड के लिए निकलता था सुबह सुबह, और दूसरी बार तब आता था जब वो पूरे सेल करके अपने बड़े से बास्केट को खाली करके वापस रिटर्न जा रहा था। तो इस तरह से 2 बार राइटर के से मिला करता था बेकर्स। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बो वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। अब यहाँ पे ग्रीट हिम रेफर कर रहा है बेकर को। वी रैन टू, वी रेफर कर रहा है राइटर और उसके फैमिली। तो राइटर हमें कह रहे हैं कि हम लोग सुबह की नींद तब खुलती थी जब बेकर की बैम्बू की जिंगलिंग की आवाज़ सुनते थे, जब उसकी खनखनाहट की आवाज़ सुनते थे, उसकी बैम्बू की आवाज़ सुनते थे, तब हम लोग की नींद खुल जाती थी और हम लोग दौड़ के जाते थे बेकर से मिलने के लिए, उसे ग्रीट करने के लिए। वाई वॉज इट सो। और राइटर कह रहे हैं कि ऐसा क्यों था, हम लोग क्यों दौड़ के जाते थे। वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ। तो कह रहे राइटर कि क्या वो लोफ से प्यार था कि हम लोग दौड़ के जाते थे। नॉट एट ऑल, नहीं, ये प्यार लोफ से नहीं था। तो फिर राइटर हमें बता रहे हैं कि फिर क्यों ये भाग के जाया करते थे। द लोव्स वर बाउड बाई सम पैस्किन और बेस्टिन ऑफ द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो पैस्किन और बेस्टिन यहाँ पे अगेन एक पोर्तुगीज़ वर्ड है जिसको इंग्लिश में मेड सर्वेंट कहा जाता है। तो राइटर हमें बता रहे हैं कि लोव्स जो है, जो ब्रेड के टुकड़े हैं, ब्रेड जो है, उनसे बनी हुई चीज़ें जो हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, वो तो कोई भी पैस्किन और बेस्टिन घर के कोई भी नौकर ले लिया करते थे। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। तो राइटर यहाँ हमें बता रहे हैं कि हम लोग भाग कर ब्रेड बैंगल्स के लिए जाते थे, जिसको हम लोग बहुत केयरफुली चूज़ करते थे। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि पहले के टाइम में जब पोर्तुगीज़ आए थे तो वो हर तरह के ब्रेड से बनी हुई वैराइटीज़ प्रोडक्ट्स खाया करते थे। तो उसी में से एक प्रोडक्ट है ब्रेड बैंगल, जो ऐसी दिखती है। ये देखो, ये है ब्रेड बैंगल्स। तो इस तरह के ब्रेड बैंगल्स हुआ करते थे और ये इसको चूज़ करने के लिए ये सुबह जल्दी उठ के और भाग कर जाते थे बेकर्स। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ अ स्पेशल मेक, क्योंकि कभी कभी वो जो ब्रेड लाता था बेकर्स वो बहुत स्वीट होती थी और स्पेशल तरीके से बनाई गई होती थी, इसलिए राइटर भाग कर आते थे सुबह सुबह। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बैम्बू स्टाफ। अब ये स्टाफ का मतलब होता है स्टिक। तो बेकर अपने आने की, अपने एंट्री को म्यूज़िकल तरीके से करके आता था, और वो म्यूज़िक किस चीज़ से निकालता था, अपने बैम्बू के स्टाफ, बैम्बू के स्टिक से झैंग झैंग साउंड निकालता था। और इस साउंड से पता चलता था लोगों को कि बेकर्स आ रहा है। अभी के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो हाथ में लेकर अगर अपनी सामान को बेचते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल साउंड निकालते हैं। तो उस साउंड से प्रोड्यूस, जो साउंड वो करते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि ये सेलर आ रहा है। तो उस टाइम में बेकर्स झैंग झैंग साउंड प्रोड्यूस करता था, जो अपने बैम्बू स्टाफ से प्रोड्यूस करता था, बैम्बू स्टिक से प्रोड्यूस करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड।
तो राइटर हमें बता रहे हैं कि उन दिनों जो बेकर्स होते थे वो एक हाथ से अपने बास्केट को सपोर्ट दिए रहते थे अपने सर पे रख के, जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स होते थे, और दूसरे हाथ में एक बैम्बू का स्टिक होता था जिसको पटक पटक के ग्राउंड से उस जैंग जैंग साउंड को प्रोड्यूस करते थे, जिससे ये पता चलता था कि बेकर्स आ गए हैं। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। अब यहाँ पे ही कौन है? ही बेकर को रेफर कर रहा है राइटर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बेकर्स घर की औरतों को जो लेने के लिए आती थी बेकरी प्रोडक्ट्स, उसको ग्रीट करता था गुड मॉर्निंग बोल के, और फिर अपने बास्केट को उस बैम्बू के ऊपर रखता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। अब यहाँ पे वी किड्स कौन है? राइटर के बचपन के फ्रेंड्स हैं, राइटर खुद भी हैं। तो राइटर कह रहे हैं हम बच्चों को पुश करके घर के अंदर भेज दिया जाता था, डांट के घर के अंदर भेज दिया जाता था, और जो लोब्स होते थे उसे घर के नौकरों को डिलीवर कर दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे। अब यहाँ पे हार नहीं मानते थे का क्या मतलब है? हार नहीं मानने से यहाँ पे मतलब है राइटर का कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइटर सुबह उठ के उनके झैंग झैंग साउंड की आवाज़ से उठकर आते थे और अपने ब्रेड बैंगल्स सेलेक्ट करते थे, चूज़ करते थे अपने पसंद की स्पेशल मेक की, तो उसके लिए ये लोग बाहर आते थे। लेकिन इन्हें एक माइल्ड पुश देके, हल्की सी डांट देके उसको घर के अंदर भेज दिया जाता था। लेकिन राइटर और उनके साथ वाले जो बच्चे थे वो हार नहीं मानते थे। क्या करते थे ये? वी वुड क्लाइंब अ बेंच और पैरपेट एंड पीप इनटू द बास्केट सम हाउ। अब यहाँ पे पैरपेट बोलता है एक छोटा सा बॉल, बाउंड्री बॉल को आप पैरपेट बोल सकते हो। यहाँ पे ये है बाउंड्री बॉल, इसको आप पैरपेट बोल सकते हो। छोटा सा दीवार या फिर कोई भी बेंच, ये देखो आप यहाँ पे बेंच देख रहे हो, तो इस तरह के बेंच पे चढ़ के और किसी ना किसी तरह से बास्केट में झांक कर देख लेते थे राइटर और उनके फ्रेंड्स बचपन के दिनों में। तो इससे आप ये देख सकते हो कि कितना ज़्यादा राइटर को प्यार था इस बेकर से और बेकरी प्रोडक्ट। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स। अब यहाँ पे आई जो है ये राइटर खुद को रेफर कर रहे हैं और ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। राइटर हमें कह रहे हैं कि आज भी वो उन लोव्स की फ्रेगरेंस को महसूस कर सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। तो इतना प्यार है इनको ब्रेड से बचपन के टाइम से कि आज भी उसकी फ्रेगरेंस को ये स्मेल कर सकते हैं। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो उन दिनों और आज के टाइम में भी गोवा में एल्डर्स के लिए लोव्स लिए जाते हैं, जबकि बच्चे ज़्यादातर बैंगल्स ब्रेड ही पसंद करते हैं, तो उनके लिए बैंगल्स ब्रेड लिए जाते हैं। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। और उसके बाद जब इनके लिए ब्रेड बैंगल्स ले ली जाती थी तो वी यानी राइटर और उनके फ्रेंड्स, तो राइटर और उनके फ्रेंड्स को ज़रा भी ध्यान नहीं होता था कि उनके टीथ को ब्रश करना है या फिर उनके माउथ को वॉश करना है। इन सब चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं होता था राइटर को। इतना ज़्यादा प्यार था बेकरी से, ब्रेड बैंगल से, कि वो सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान वहीं पे अपना घेर देते। एंड वाई शुड बी who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush। देखिए अब राइटर हमें बता रहे हैं कि हम लोग ब्रश करते भी तो क्यों करते हैं, कौन इतनी ट्रबल करेगा, कौन इतनी परेशानी लेगा कि जाके मैंगो के लीफ तोड़ेगा। मैंगो लीफ का मतलब यहाँ पे ये है दातून से है। पहले के टाइम में ब्रश नहीं हुआ करती थी, टूथब्रश नहीं हुआ करती थी ब्रश करने के लिए, तो दातून का यूज़ करते थे। कुछ स्पेशल पेड़ की लकड़ी होती थी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो बैम्बू की टाइप की लकड़ी होती थी पतली पतली, फिर वो चाहे मैंगो लीफ हो, मैंगो की हो लकड़ी, या फिर बबूल की हो, या फिर गुआवा की हो, या फिर नीम की हो, तो इस तरह की लकड़ी हुआ करती थी जिसके पत्ते उतार के हम लोग उसको एज अ टूथब्रश यूज़ करते थे। तो राइटर हमें वही कह रहा है कि इतनी परेशानी कौन लेगा कि जाके किसी भी डंडी को, इसमें मैंगो बताया जा रहा है, तो किसी भी डंडी को तोड़ के लाएगा, उसमें से पत्ते निकालेगा और फिर उसकी टूथब्रश बना के ब्रश करेगा। एंड वाई इट नेसेसरी एट ऑल। और राइटर हमें ये कह रहा है कि इन सब की
ज़रूरत ही क्या है। तो राइटर का इतना प्यार है बेकरी प्रोडक्ट्स से कि वो ब्रश करना तक नेसेसरी नहीं समझते हैं। और वो कह रहे हैं, क्या जजमेंट दे रहे हैं वो देखो। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। कह रहे हैं कि टाइगर भी तो कभी अपने दांत को ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और कह रहे कि हॉट टी यानी कुछ भी खाना है तो खा लो और गर्म चाय पी लो, उसके बाद आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी इतने चैप्टर ख़त्म हो गई है। इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन आंसर है जिसके मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, आप इसको भी ट्राई करना। तो फर्स्ट है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। अब मैंने आपको बताया नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ों के बारे में, किसी भी पास्ट चीज़ के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचना हो। तो गोवा के जो एल्डर्स हैं वो किस चीज़ के बारे में बहुत ही ध्यान से सोच रहे हैं, आप इसके आंसर करना। सेकंड है, इज़ ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। सेकंड में कह रहा है कि क्या ब्रेड मेकिंग आज भी गोवा में पॉपुलर है, और अगर है तो आपको ये चीज़ कैसे पता। थर्ड है, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड। बेकर को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया है गोवा में बेकर को क्या कहते हैं, वो पोर्टुगीज़ वर्ड क्या है, वही इसका आंसर हो जाएगा। और नंबर 4 है, व्हेन वुड द बेकर कुड। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम। अब यहाँ पे द चिल्ड्रन राइटर के बचपन के दिनों की बात ही हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि कब बेकर हर दिन आया करता था, कितने टाइम आया करता था, और बच्चे उससे मिलने के लिए भागकर क्यों। तो ये सारे आंसर्स आपको करने हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके आगे की स्टोरी में। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। तो अब गोवा में एक स्वीट ब्रेड होती है जिसको बोल के नाम से भी जाना जाता है। तो राइटर हमें इम्पोर्टेंस बता रहे हैं ब्रेड की, कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ब्रेड का गोवा में, कि अगर किसी की शादी होती है तो एज अ मैरिज गिफ्ट अगर बोल ना दिया जाए तो उस शादी का कोई मतलब नहीं बनता। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। राइटर कह रहे हैं कि उसी तरह से अगर कोई पार्टी हो या फिर कोई छोटा सा दावत हो तो वो अपने चार्म को लूज़ कर देता है अगर उसमें ब्रेड ना हो तो। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो इतना के बाद और क्या राइटर बताएंगे, इतना बहुत ज़्यादा है ये बताने के लिए कि बेकर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक गोवा के विलेज में। गोवा द लेडी of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। अब कोई भी घर की जो औरतें होती हैं अगर उसकी डॉटर की इंगेजमेंट है तो वो सैंडविचेस ज़रूर प्रिपेयर करती हैं। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है गोवा के कल्चर में। केक्स एंड मोनलिहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। मोनलिहास भी ब्रेड की एक स्पेशल मेक होती है जो कोकोनट से बनती है, ब्रेड की ही बेकरी प्रोडक्ट्स ही हैं, और केक तो आप सबको पता हो। तो क्रिसमस में या फिर और जो भी फेस्टिवल्स हो उसमें बोनलिहाज और केक्स का होना मस्ट था, बहुत ज़रूरी था। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन अ विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो इसी तरह से इसी के वजह से, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है गोवा के विलेज में, तो बेकर का फर्नेस होना यानी बेकर की भट्टी होना, बेकर्स का होना गोवा के विलेज में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल था, बहुत ज़्यादा। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबई। अब ये कबई जो है एक तरह का ड्रेस है, बेकर्स का ड्रेस है, जो उन दिनों बहुत ज़्यादा फेमस था ब्रेड सेलर के लिए, या फिर ब्रेड बेकर्स होते थे जो एक अलग स्पेशल टाइप के कपड़े पहनते थे, ड्रेस पहनते थे, जिसका नाम था कबई। आप देख सकते हो यहाँ पे ये है कबई, इस तरह की ड्रेस होती है, एक लंबा सा फ्रॉक होता है जो नी तक जाता है और ये सिंगल पीस का होता है। यहाँ पे लिखा भी है इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक सिंगल पीस का लंबा सा फ्रॉक होता है जो
घुटने तक की लंबाई होती है जिसकी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स बियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो राइटर हमें उन दिनों की बात बता रहे जब ये बच्चे थे, तब बेकर्स क्या पहना करते थे, एक शर्ट पहनते थे और एक ट्राउज़र पहनते थे। ट्राउज़र की पूरी लंबाई से थोड़ी कम होती थी, फुल लेंथ से हल्की कम होती थी, हल्की छोटी होती थी, और हाफ पैंट से हल्की बड़ी होती थी, जिसको आप थर्ड फोर्थ पैंट बोलते हो, 3/4 बोलते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, फुल लेंथ से कम और हाफ लेंथ से ज़्यादा। तो इस तरह के पैंट्स पहना करते थे, इस तरह के ट्राउज़र्स पहना करते थे बेकर्स राइटर के चाइल्डहुड। Even today, anyone who wears half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder। तो मैंने आपको बताया है पहले भी, पैडर गोवा में बेकर्स को ही कहा जाता है। तो राइटर हमें बता रहे कि अगर आज के टाइम में भी कोई भी हाफ पैंट पहनता है जो बिलो होता है नीज के, जो नीज से हल्की नीचे जाती है, तो उसे लोग पैडर के नाम से ही। The baker usually collected his bills at the end of the month। अब ये जो बेकर्स होते थे, ये सामान्यतः अपने बिल जो होता था, इसका जो भी महीने का बिल होता था, ये महीने के एंड में लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल। और जो मंथली अकाउंट्स होता था, जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स लिए हैं बेकरी के, जिस दिन नहीं लिए हैं या जिस दिन लिए हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स किसी भी वॉल पे करी जाती थी पेंसिल से। राइटर के बचपन के दिनों की बात हो रही है, उन दिनों ऐसे करा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। पुराने दिनों में बेकिंग जो है, बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाने का जो है प्रोफेशन, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था, क्योंकि इसके कस्टमर्स फिक्स हुआ करते थे। ये हर दिन किस किस घर में डिलीवर करना है, ये सारी चीज़ फिक्स हुआ करती थी, और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी डिश हुआ करती थी, और ये कार्ब्स का एक अच्छा सोर्स भी था। इस वजह से पुराने दिनों में बेकर्स को बहुत अच्छा कमाई हुआ करता था, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था बेकिंग का। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व का मतलब होता है भूखे रहना। यहाँ पे हिज फैमिली रेफर कर रहा है बेकर्स के फैमिली को। तो राइटर हमें कह रहे हैं कि बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं रहती थी। ही, his family and his servants always looked happy and prosperous। prosperous का मतलब होता है समृद्ध, happy खुश। तो ही यानी बेकर और उसका फैमिली और उसके सर्वेंट्स हमेशा खुश दिखाई देते थे, हमेशा समृद्ध दिखाई देते थे। खुश इसलिए दिखाई देते थे क्योंकि उनके पास खाने की कभी कमी नहीं होती थी, हमेशा उनके पेट भरे होते थे। और प्रॉस्परस इसलिए होते थे क्योंकि उनके पास पैसे थे, उनकी बिजनेस अच्छा चल रहा होता था, इसलिए प्रॉस्परस हुआ करते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी ऑफ दिस। टेस्टिमोनी का मतलब होता है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी। इसको आप प्रूफ या एविडेंस भी कह सकते हो। तो जो उनकी फिजिक होती थी वो बहुत ज़्यादा प्लम्प यानी हेल्दी हुआ करते थे। बेकर्स बहुत मोटे हुआ करते थे, और ये इस बात का सबूत हुआ करता था कि वह खुश हैं और प्रॉस्परस हैं। Even today, any person with jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। यहाँ तक कि आज भी जिनकी अपीयरेंस, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस जैकफ्रूट की जैसी होती है, देखो ये है जैकफ्रूट, कटहल को बोलते हैं जैकफ्रूट, ये है जैकफ्रूट। तो इस तरह की अगर किसी की अपीयरेंस होती है, इस तरह से जो मोटे होते हैं, तो उसको आज भी लोग कहते हैं कि ये शायद बेकर होगा, या बेकर से उसे कंपेयर करते हैं ऐसे हेल्दी लोगों को। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जिसके मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आंसर्स बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज़ मस्ट। तो यहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी है, इसको आपको मैच करना है। एज अ मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट मैंने बताया था किस चीज़ के बिना अधूरा रह जाता है, तो वो आप इधर से चूज़ कर लेना। फॉर अ पार्टी और फीस्ट, कोई भी पार्टी या कोई भी दावत के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होता है, तो वो आप इधर से देख लेना। डाउटर्स के इंगेजमेंट होते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत होता है, वो आप देख लो इधर। और क्रिसमस में क्या चीज़ का होना मस्ट है, तो वो भी आपको इधर देख लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द बेकर बियर, बेकर क्या पहनता है।
इन द पोर्टुगीज डेज में क्या पहनता था? व्हेन द ऑथर वॉज यंग, और जब ऑथर यंग थे तब क्या पहनते थे? मैंने आपको बताया है 2 ड्रेस, एक कबई और एक 3rd 4th पैंट, तो वो आप देख लेना। 3rd नंबर है हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, वाई? किनको कहा जाता था कि ये पैडर के जैसे ड्रेस पहने हैं, और ऐसा क्यों कहा जाता था? तो इसके आंसर आपको कर लेने हैं। नंबर 4 है वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, बेकर का मंथली अकाउंट्स कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता था? और लास्ट है व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, जैकफ्रूट लाइक जो जैकफ्रूट के जैसे दिखते थे तो इसका क्या मतलब? नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा।